Jai Hind guys, welcome to my YouTube channel Crack CAPF, one stop solution for all the CAPF Assistant Commandant Examination। तो साथियों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि CAPF का सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है, क्या सिलेबस यूपीएससी का जो कमीशन है वो मेंशन करता है और उसके बियॉन्ड स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को किस तरीके से अपना प्रिपरेशन बिल्ड करना होता है। देखिए सिलेबस दो टाइप का होता है, याद रखिएगा। यूपीएससी का सिलेबस हमेशा दो टाइप का होता है। एक जो यूपीएससी ने जो मेंशन किया है और यूपीएससी के जो सिलेबस है ये आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं और ये आपको तब मिलेगा जब यूपीएससी का हर साल का नोटिफिकेशन आता है। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो लास्ट एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन बताऊंगा कि कहाँ पर आप यूपीएससी के वेबसाइट पर या सीएपीएफ के सिलेबस कैसे आप जान सकते हैं हर साल के नोटिफिकेशन। तो एक तो हम यूपीएससी ने क्या मेंशन किया है वो बताएंगे और दूसरा हमको जेनरिक एनालिसिस करना है। जेनरिक एनालिसिस करना है कि सीएपीएफ का सिलेबस क्या होना। तो जैसा कि देखिए ये 2021 का नोटिफिकेशन है असिस्टेंट कमांडेंट का जो 15 अप्रैल को इशू हुआ था और 2022 का जो नोटिफिकेशन है ये 20 अप्रैल को इशू होगा अगर इसमें कोई डिले ना हो। तो 20 अप्रैल 2022 की डेट आप याद रखिएगा। आपको upsc.gov.in वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे से जुड़े रहिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरीके से इस नोटिफिकेशन को एनालाइज करना है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम को लेकर के एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है सबमिशन फॉर्म का, विड्रॉल का, फॉर्मर शीट में क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं जिनको मैं समय समय पे लेकर के आऊँगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, ये सब चीज़ें, इंटर कोड। पर हमारा जैसे कि आज का मुद्दा है और वो है सिलेबस। तो आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे इस पीडीएफ को तो आपको नीचे लगभग 15 पेज का ये पीडीएफ है, ठीक है। तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे, सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। ध्यान दें कि हमेशा सारी की सारी डिटेल्स पढ़ें आप जब भी आपका नोटिफिकेशन निकलता है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से ही आप वेल अवेयर्ड हों चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर 1 दिया गया है रिटर्न का। इसमें लिखा है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 20 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और जनरल पेपर टू का नाम जनरल स्टडीज एसे और कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं पेपर 2 का भी सिलेबस आपको बताऊंगा, फिजिकल मेडिकल का सारा डिटेल दिया गया है। और अब आप देखिए यहाँ पर कि सिलेबस क्या होता है, ठीक है। सिलेबस क्या है, तो पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर सिलेबी ऑफ रिटन पेपर्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेबी लिखा हुआ है। अब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ये बोल्ड भी नहीं कर रखा है तो ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या सिलेबस है क्या सिलेबस नहीं है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जनरल मेंटल एबिलिटी है। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब आपने सिंपल समझना है, मैथ्स अप टू 10th क्लास एंड फॉलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। जनरल मेंटल एबिलिटी मैथ्स हो गया। जनरल साइंस जिसके अंदर फिजिक्स आएगा, प्रॉपर केमिस्ट्री आएगी प्रॉपर, और बायोलॉजी आएगी प्रॉपर। तो ये भी आप अगर चाहें तो सर किस लेवल तक का हमको ये बिल्ड करना है, अगर आपको ये जानना है तो ये जो बायोलॉजी आपको बिल्ड करनी है ये 10th क्लास तक की बिल्ड करनी है एनसीईआरटी।
को फोकस कर, एनसीईआरटी को फोकस करके 10th क्लास। फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसको हम सीधा सीधा बोल देते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो जो भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो मेजरली यहाँ पर लक्ष्मीकांत से पूछा जाएगा, और उसके साथ साथ ये एनसीईआरटी को यूज किया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर ध्यान दें एंशियंट भी आएगा, मिडीवल भी आएगा, प्लस मॉडर्न भी आएगा, और ध्यान दें कि आर्ट एंड कल्चर भी आएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी ये बखूबी पूछा जाएगा। तो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली कवर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट्स इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। दिस शैल इंक्लूड द एरियाज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फ्रीडम मूवमेंट यानी मॉडर्न। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिलेबस को बहुत इलेबोरेट नहीं कर रखा है, बहुत इलेबोरेट नहीं कर रखा है। और मैं हर एक आने वाले वीडियोस में सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा क्या क्या आपको फॉलो करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्वेश्चन विल बी कवर्ड फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट्स के लिए ये फिजिकल ज्योग्राफी भी पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछेगा। तो ये तीनों पोर्शंस आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ्स। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। 10th तक का तो आपको साइंस और मैथ्स करना है, और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको 12वीं तक की कवर करनी है आपको एनसीईआरटी से। और उसके बाद यहाँ पर पेपर 2 का भी सिलेबस दे रखा है। इस सिलेबस को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो यूपीएससी ने बहुत इलेबोरेट करके सिलेबस नहीं दिया है कि भाई साइंस में उसने कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं कर रखा है, बस लिख दिया कि क्वेश्चंस विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental science। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी जोड़ना है साइंस में। जो भी आज आपकी डेट में एनवायरनमेंट, बायोटेक, टेक्नोलॉजी, ये सब में नया नया कुछ इनोवेशन दिख रहे हो, उसको डे टू डे लाइफ साइंस के साथ जोड़ करके चलना है, यानी प्रैक्टिकल साइंस पर ज्यादा फोकस करना है, और रट्टा मारने वाले पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी के जनरल सिलेबस के एनालिसिस में जो सब्जेक्ट्स है उसमें ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो ज्योग्राफी आपकी तीनों एस्पेक्ट्स अच्छी होनी चाहिए, हिस्ट्री अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज भी इस चैनल पे डालूंगा, ईयर वाइज भी डालूंगा, टॉपिक वाइज भी डालूंगा, और आप देखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, किस साल कौन सा ज्यादा था, कम कौन सा था। एक एनालिसिस नहीं बनेगी कि मैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी करूं दूसरा छोड़ दूं, नहीं सर। तो साइंस, और साइंस के अंदर आपको 3 पोर्शंस, फिजिक्स पूरा पढ़ना है, केमिस्ट्री पूरा पढ़ना है, और ध्यान दें कि आपको बायोलॉजी भी पूरा ही पूरा पढ़ना है। बहुत रेयर आप स्किप कर सकते हो इसमें। और उसके बाद एनवायरनमेंट, ये भी ध्यान दीजिए, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 7वीं चीज़ जो मैं बताता हूँ वो हो गया करंट अफेयर्स। इतने सारे फैक्टर्स पर आपको बिल्ड करना है अपना जेनरिक। तो ज्योग्राफी में भी क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ये आपको अच्छे लेवल पर पढ़ना है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यूपीएससी करा रहा है सीएपीएफ, ठीक है, और इसमें जो लोग जो एस्पिरेंट्स हैं वो एस्पिरेंट्स ज्यादातर एस्पिरेंट्स होते हैं सीएससी वाले ही, सिविल सर्विसेज वाले ही। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अपना जो नॉलेज लेवल है और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है, वो नॉलेज लेवल आपको
अच्छा बिल्ड करना है, नॉलेज लेवल इक्विवेलेंट टू सिविल सर्विसेज एटलीस्ट प्री वाले जो बच्चे होते हैं, और क्योंकि वो मेंस की भी तैयारी कर रहे होते तो उनका राइटिंग स्किल्स का क्वांटम थोड़ा वाइड होता है, तो आपको नॉलेज लेवल इनके बराबर में कुछ हद तक लेकर के चलना है, यानी कि सारा नहीं, वरना तो आप सिविल सर्विस भी क्रैक कर सकते हो ना, लेकिन कुछ हद तक आपको इस लेवल पर चलना है। तो नॉलेज लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, डेप्थ नहीं, मैंने बोला है बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और एनसीईआरटी तो आपके लिए मस्ट है, एनसीईआरटी की पढ़ाई बिल्कुल अनिवार्य है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल लूज करते हैं। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, आयोग ने जो सिलेबस बताया मैं तो वही बता रहा हूं आपको, अब आप असमंजस में रहते हैं कि यार इसमें भी क्या क्या हम पढ़ें। बने रहिए अगली वीडियोस के लिए, डू लाइक एंड शेयर। जय हिंद।